अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान जी मुसलसल काविशुनि खां पोइ विचो भर में अमुन जी बहालीअ जूं उम्मीदूं पैदा थियूं आहिनि ऐं ईरान ऐं अमरीका विच में जंगबंदी जे हवाले सां जेके ख़तमु थियल उम्मीदूं हाणे उहे ॿीहर नाज़रीन उभरंदे नज़र अचनि पियूं। उन हवाले सां जीअं त गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां जेका सूरत हाल डेवलप थी, कंहिं वक़्तु मुआहिदे जूं ॻाल्हियूं, उनखां पोइ धमकी वारा बयान, उनखां पोइ ग़ैर अख़लाक़ी किरियल ॿोलीअ जो इस्तेमालु अमरीकी सदर ट्रम्प जे मुसलसल बदिलजंदड़ बयाननि खां पोइ जेके उम्मीदूं या असीं जेके एफर्ट्स ॾिठियूंसीं पीस टॉक्स लाइ, पीस डील लाइ, उहे एफर्ट्स असांखे तमामु घणियूं घटि थींदे नज़र आयूं या उनजो असरु घटि थींदे नज़र आयो, छाकाणि त मुसलसल जेके कोशिशूं कई पियूं वञनि, कुझु अहिड़ा बयान, कुझु अहिड़ियूं धमकियूं साम्हूं अचनि पियूं जंहिंखां पोइ उहे वरी जेके हुनजो को आसिरो पैदा थिए पियो उहो वरी ख़तमु थिए पियो। हिन वक़्तु बि ताज़ी जेका सूरत हाल आहे, गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी सदर ट्रम्प पारां ईरान ख़िलाफ़ु ग़ैर अख़लाक़ी ऐं सख़्तु ॿोलीअ जे इस्तेमाल खां पोइ असां ॾिठोसीं त हिकु भेरो ॿीहर जेका सूरत हाल नज़र आई, उन ते सॼी दुनिया जा मुबसर हुजनि, ख़ुदि अमरीका अंदरि मौजूदु जेके सियासतदान हुजनि, ॿिया उहिदेदार हुजनि, सभिनी न रुॻो उन ते पंहिंजी हैरानीअ जो इज़हार कयो, ॻणतीअ जो बि इज़हार कयो त हीअ कहिड़े क़िस्म जी ॿोलीअ जो इस्तेमालु थिए थो ऐं हीअ समूरो जेका सूरत हाल आहे कहिड़े पासे ॾांहुं उनखे वठी पियो वञे अमरीकी सदर। उनखां पोइ नाज़रीन रशिया पारां बि अहिड़ा बयान साम्हूं आया त हे बार बार जेका अल्टीमेटम वारी ॿोली आहे, जेका मुसलसल धमकियुनि ते ॿधल आहे, पर कल्ह त असां ॾिठोसीं त हुन में हद जेका हिकिड़ी लिमिट हुजे थी, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हुजनि था कि मुल्क जे सरबराह जे हवाले सां, ऐं ख़ासि करे उहो मुल्क जेको दावेदार बि हुजे त उते दुनिया जे हवाले सां त इंसानी हक़नि जी पोइवारी वारो मामिलो हुजे या हू सुपर पावर हुजे, इन क़िस्म जा दावा, इन क़िस्म जा मामला रहिया हुजनि उन मुल्क सां, ऐं ख़ुदि उन मुल्क जे सदर पारां जेकॾहिं इन क़िस्म जी ॿोलीअ जो इस्तेमालु थिए त उन ते तमामु घणी अफ़सोस जो बि, हैरत जो बि, ॻणतीअ जो बि इज़हार मुख़्तलिफ़ पासनि खां नज़र आयो। ईरान बि उन ते पंहिंजो सख़्तु रद्दमल ॾींदे चयो आहे त जेकॾहिं यूनाइटेड नेशन्स जो, गदियल क़ौमुनि जो ज़मीर मुर्दा न हूंदो त हिन ते हू ज़रूरु को एक्शन असांखे नज़र ईंदो। उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त असीं बि हीअ जेका धमकियूं असांखे ॾिनियूं पियूं वञनि, हिन धमकियुनि जो जेका तकलीफ़ हूंदी, जेको दर्द हूंदो, उहो रुॻो ईरान न पर पूरो ख़ितो महसूसु कंदो आहे। गुज़िरियल नाज़रीन हीअ 38 ॾींहं में हीअ जंग दाख़िल थी चुकी आहे ऐं मुसलसल जेके हुन जा असर आहिनि ईरान समेत अमरीका, इज़राइल, जिन मुल्कनि में जिन इहा जंग शुरू कई या जिन मथां इहा जंग मड़ी वई, उनखां सवाइ पूरो ख़ितो हिन वक़्तु मुतासिर आहे। पूरो असां ॾिसूं था त हिन वक़्तु न रुॻो जेका आलमी मईशत आहे उहा बि तमामु घणी मुतासिर थी आहे, मुसलसल ॼाण आहे, पर अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं सूरत हाल रही त उन में इहे ख़तरा तमामु घणा वधंदा। उन हवाले सां नाज़रीन भेरो ॿीहर जेके कोशिशूं आहिनि ट्रैकड़ीअ जूं, पीस टॉक्स जूं, उहे असांखे ॿीहर नज़र आयूं आहिनि ऐं उन हवाले सां पाकिस्तान पंहिंजूं मुसलसल बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रिए बि कोशिशूं कंदो आयो ऐं उनखां सवाइ असां ॾिठोसीं त एफर्ट्स तमामु घणियूं नज़र आयूं पाकिस्तान जे अंदरि ई, इस्लामाबाद अंदरि फॉरन जेके मुख़्तलिफ़ चइनि इस्लामी मुल्कनि जा परॾेही वज़ीर हुआ उहे हिते पहुता, उन्हनि टॉक्स कयूं। उनखां पोइ पाकिस्तान पारां जेको डेलीगेशन चाइना वियो, उन्हनि खे बि कन्विंस कयो त कंहिं तरीक़े सां हू हिन मामले में अॻियां अचनि, पर उन खां पोइ असांखे कुझु वक़्त जी, कुझु ॾींहंनि जी असांखे ठापुर नज़र आई, पर हाणे हिकु भेरो ॿीहर इहे कोशिशूं शुरू थियूं आहिनि ऐं ॼाणाए पियो वञे त इम्कानु आहे, अल्टीमेटम बि मौजूदु आहे अमरीकी सदर जो, पर मुआहिदे जो इम्कान बि पैदा थियो आहे ऐं उन में पाकिस्तान समेत जेके सालिस मुल्क आहिनि उन्हनि जूं कोशिशूं साराह जोॻियूं आहिनि। ॼाणाए पियो वञे त रॉयटर्स पारां त हिन समूरी तजवीज़ुनि खे जेके सीज़ फायर ते ॿधल आहिनि, जंहिंमें फ़ौरी तौर ते जेकॾहिं हीउ मुआहिदो थिए थो त ओबना हुर्मज़ खे खोलणु ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो जामे फ्रेमवर्क हूंदो जंहिं तहत हीअ जंगबंदीअ खे इम्प्लीमेंट कयो वेंदो। उन हवाले सां ॼाणाए पियो वञे त उनखे इस्लामाबाद मुआहिदे जो नालो ॾिनो पियो वञे ऐं पाकिस्तान पारां हीअ जेको तजवीज़ुनि ते ॿधल फ्रेमवर्क आहे उनजी कॉपी अमरीका खे बि मोकिली वई आहे, ईरान खे बि मोकिली वई आहे, ॿिन्ही धुरनि पारां उनजी तस्दीक बि कई वई आहे। इहो बि ॼाणाए पियो वञे त ईरान पारां उन हवाले सां पंहिंजो जवाबु, पंहिंजो रद्दमल उहो बि तयारु थी चुको आहे। ॼाणाइनि पिया त कंहिं बि क़िस्म जे समझौते, असांजे कंहिं बि क़िस्म जे मुआहिदे खे, ठाह खे समझौते तौरु न ॾिठो वञे, पर असां चाहियूं था त को हल निकिरे, पर असीं जेके असांजा जाइज़ मुतालबा आहिनि असां उन्हनि तां बि हथु न खणंदासीं। नाज़रीन हीअ कोशिशूं हिन समूरी सूरत हाल में को असरु, को नतीजो ॾेई सघंदियूं, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेके मुसलसल जेका ॿोली इस्तेमालु थिए पई, जेको सिविलियन आबादी खे निशानो बणाइण खां पोइ जेके बयान साम्हूं अचनि था, जेको क्रेडिट खयो पियो वञे, उन ते कोई एक्शन थींदो, उन ते ॿियो जेको प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। हीअ जंग वधीक केतिरो वक़्तु वठी सघे थी ऐं हिन जी जेका सट आहे, हिन जी जेका
सग आहे उहो कहिड़नि मुल्कनि में हाणे वधीक कहिड़ा मुल्क इन खे बर्दाश्त करे सघंदा उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे एक्सपर्ट्स जो उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन एम्बेसडर रिटायर्ड हसन हबीब साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर डिप्लोमेट आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि। ऐं मूंसां गॾु नाज़रीन नईम ख़ालिद लोधी साहब आहिनि, लेफ्टिनेंट जनरल, उहे पिणु डिफेंस एनालिस्ट आहिनि ऐं वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अवां सभिनी खे भली कार, अवां सभिनी जी महिरबानी, अवां गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो। ऐं हसन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब और लेफ्टिनेंट जनरल साहब की इजाज़त से, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? मुसलसल ये जो बदलते हुए बयानात और फिर गुज़िश्ता रोज़ के जो धमकी आमेज़ बयानात, जिस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, कैसे देखते हैं आप? और इससे पहले भी हमने देखा कि बाहर ऐसा सिलसिला नज़र आया कि सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया और उसके बाद बड़े फ़ख्री अंदाज में उसका क्रेडिट लिया गया। कल की जो लैंग्वेज थी उस पर तो सारी दुनिया ना सिर्फ हैरत का इजहार कर रही है, ख़ुद अमेरिका के अंदर से बड़ी तनकीद, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कैसे देखते हैं आप इसको? इस पर कोई कार्रवाई होते हुए, कोई एक्शन होते हुए देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया नजिया। सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो बौखलाहट ही मैं कहूँगा या स्ट्रेस है, वो ये है कि जैसे हम, आपको याद है, मुसलसल ये बातें करते रहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने हासिल कुछ नहीं किया। और लार्जली अब अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, खुद उनका अपना वोटर भी ये रियलाइज कर रहा है कि अमेरिका की वॉर नहीं थी। तो अमेरिका को इसमें घसीटा गया इजराइल की तरफ से। तो एक तो चीज़ ये है, बल्कि अभी जो कुछ CNN वगैरह के सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि ट्रंप का वोटर खुद दोबारा शायद ट्रंप को वोट ना दे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर आपको पता है प्रोटेस्ट हुए थे। अच्छा, प्रोटेस्ट को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं रेट करता अमेरिका में कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और पब्लिक डिस्कनेक्ट है। पब्लिक कुछ भी करे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे उसका कोई फर्क नहीं आता। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट साहब की लैंग्वेज पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की लैंग्वेज पहले भी बहुत हार्श थी, लेकिन अब वो अब्यूसिव थी। अब मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता। बर्नी सैंडर्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और हर एक ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया उस पर। तो वो तो एक अलग चीज है। प्रोबेबली कल जो उनका मिशन था F-15E के फॉल करने का, हमारे जनरल साहब जो हैं वो ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। उसकी नाकामी की वजह से बहुत ज़्यादा उनको बौखलाहट है। अगर वो कामयाबी से एक्सट्रैक्ट कर लेते तो शायद उनके पास कुछ कहने को होता कि देखो हमारी इतनी वो है, रीच है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। या जो ओरिजिनल, कुछ लोग कहते हैं ओरिजिनल मिशन ये था कि इस्फहान के करीब नटास जो साइट है न्यूक्लियर, वहाँ से कुछ 450 किलोग्राम जो एमरिच यूरेनियम है, अगर वो ये निकाल लाते तो शायद अमेरिका के पास कुछ कहने को होता। हुआ क्या कि उनको अपने दोनों हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहाँ सेक्रीफाइस करने पड़े, 2 C-130 सेक्रीफाइस करने, और पता नहीं क्या क्या। ईरानियन तो कहते हैं 6, अब ये 4 तो वेरीफाइड हैं और इसके अलावा भी हो सकता है। प्लस वो जो F-15 जो गिरा है ई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अमेरिका के लिए बौखलाहट का सबब बनी। लेकिन नेगोशिएटर जो है वो प्राइमरीली अपने काम में लगा रहता है। पाकिस्तान में और बाकी जो हमारे साथी थे इस प्रोसेस में, कुछ के नाम हम लेते हैं, कुछ के नाम हम नहीं भी लेते, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। तो हम सब ने कोशिश की कि किसी तरह से ये काम चले। और अब उम्मीद ये है कि आज रात लोग कहते हैं 10 बजे कोई अच्छी खबर आएगी। तो ये सारा जो आपको याद है, हम हमेशा ही कहते आए कि बड़ा ये सब्र आजमा काम है और बड़ा हमें मेहनत से इस प्रोसेस को आगे चलाना है और डूएबल जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ लाना है। अमेरिका ने 15 पॉइंट एक एजेंडा दे दिया, ईरान का 6 था, वो सारे के सारे नॉन स्टार्टर थे। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ हम जाएंगे और उसके बाद जब डायरेक्ट नेगोशिएशन होंगे, क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिका से नेगोशिएट करेगा, इजराइल से नहीं करेगा, क्योंकि हमारी तरह ईरान भी इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता है, तो उनसे डिस्कशन की तो बात ही नहीं थी। फिर जो एक बहुत अहम चीज़ है जिसने पीस की तरफ इसको ले जाने के लिए किरदार अदा किया है, वो प्रिसिशन है जिससे ईरान वाले अब टारगेट कर रहे हैं। जैसे कल उनकी एक ड्रोन की फैक्ट्री को हिट किया है, उससे पहले पेल्टाइन बेस से हिट किया था,
हाइफा पोर्ट मुसलसल हिट हो रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज खराब हो रही हैं। उधर तल अवीव हिट हो रहा है। इस तरफ से हमास दोबारा, हिजबुल्लाह दोबारा आ गई है मैदान में। हुसीस तैयार हैं कूदने को। तो एक ऐसा सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि अगर अमेरिका ने इस मौके से फायदा नहीं उठाया पीस के, तो शायद मामला उनके हाथ से ही निकल जाए। तो ये जी। बड़ा हमारे हम सब के लिए एक अच्छा मौका है कि हम पहले सीज फायर करें, और उसके बाद जो एग्रीमेंट्स है, जिसमें जैसे आपने खुद ही पॉइंट किया कि जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर अपना हुर्मुज को खोलने का एक मैकेनिज्म हो, उसमें ये गारंटी हो कि दोबारा पीस शैटर नहीं होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं इतने अरसे से, जिसने ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया, जिसने ईरान की इंडस्ट्रियल सेक्टर को किया हुआ है, ऑयल सेक्टर को क्रिपल किया हुआ है, कोई मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं रही है। तो वो हमें स्पेस मिल जाएगी ईरान को कि वो दोबारा से अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑयल सेक्टर में, गैस सेक्टर को डेवलप करे और वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए। जैसे ये जो सैंक्शंस थे उन्होंने उनकी कैपेसिटीज को हिट किया था। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी कि एक अच्छा प्रोड्यूसर है। देखिए बुनियादी तौर पे, लास्ट माय पॉइंट, उसके बाद आप दूसरे स्पीकर से पूछ सकते हैं, ईरानियन क्रूड जो है वो बहुत एनरिच्ड है इन जैसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हाई ऑक्टेन और दूसरी प्रोडक्ट्स। तो यूरोप को इसकी जरूरत है, दुनिया को इसको जरूरत है, ताकि वो जो दूसरे क्रूड्स के साथ मिला के उसको चलाएं तो रिफाइनिंग जरा आसान और अच्छी होती है। तो दुनिया को ईरानियन क्रूड की जरूरत है, बहुत शदीद जरूरत है, और ईरान भी चाहता है एक्सपोर्ट करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सैंक्शन उठे, नए इन्वेस्टमेंट्स ईरान में आए, और ईरान जो है वो एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई के दोबारा मैदान। हसन नबी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? आपको भी इस स्टेज पर यह मामला अब सीज फायर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बड़े अच्छे तरीके से एम्बेसडर साहब ने कवर किया है। कुछ चीज़ें शायद दोहराने के उसमें है। देखें, अगर आपने ये मालूम करना हो कि क्या स्ट्रेस है ट्रंप के ऊपर, तो वो बातें तो बता दी। आप खुद ही सोचें कि अगर आप जंग के दौरान अपने जर्नैलों को फारग कर रहे हो, वो जैसे कहते हैं कि चेंजिंग द हॉर्सेस ड्यूरिंग बैटल, ये एक निशानी होती है बौखलाहट की और हार की। जब आपके हलीफ कोई भी आपका साथ ना दे रहा हो, मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप की और ये नेटो के ममालिक, कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार ना हो, तो फिर भी आप समझ सकते हैं जो नो किंग की मुहिम चली है उसका जो प्रेशर है वो भी आपके सामने है। जो इलेक्शन नवंबर में होने हैं, मिड टर्म, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो ट्रंप के पास तो वो चाह रहे होंगे कि जितनी जल्दी इसमें से निकले उतना अच्छा है, रही सही इज्जत बच जाए। और अब चूंकि वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से वो जो 5 पॉइंट आए थे, वो अभी जो रॉयटर की खबर है, पाकिस्तान जो नई काविशें कर रहा है, वो उनकी फेस सेविंग के लिए बेहतरीन मौका है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि इसराइल जो है वो आपको पता है कि लेबनान में एक ऑपरेशन उसने शुरू किया हुआ है, और वो ग्रेटर इसराइल का एक बाजू आप समझिए, उसने एक खास दरिया तक जाना है, जो कि वो मेरा ख्याल आज या कल 1-2 दिनों में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर मज़ामत बहुत है। तो ये जो आपको डिले नजर आ रही है, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी असेसमेंट में, ये उसकी वजह है। क्योंकि जब इसराइल ने समझा कि और तो हम कुछ नहीं पा सके, ना रजीम चेंज कर सके, ना किसी के घुटने टिके, ना हम जो बूट्स ऑन ग्राउंड ले जा सके कि कोई चीज़ें वहां से उचक लें या कुछ करें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की वो भी बात एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली। तो अब उनके पास फेस सेविंग के लिए एक ही चीज रह गई है। इसराइल को जंगें हारने की आदत नहीं है, ये पहली दफा है कि वो जंग हार रहे हैं। अमेरिका को है, तो इसलिए अमेरिका को इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इसराइल को है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये जो 1-2 दिन उनको चाहिए लेबनान में दरिया तक पहुंचने के लिए, और वो सारा इलाका अब्जॉर्ब करने के लिए, ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाने के लिए, वो एक मसला है। जहां तक ईरान है, ईरान ने तो ये जंग शुरू की नहीं थी, लेकिन जब शुरू हो ही गई है तो साफ जाहिर है कि उनके भी अपने अहदाफ होंगे, और वो मेरा ख्याल अच्छे तरीके से कवर भी हो गया। उनका मेन हदफ यही होगा कि जो उनके ऊपर अरसा दराज से पाबंदियां हैं वो खत्म की जाएं, और ये आइंदा इस किस्म की किसी भी अग्रेसिव कार्रवाई का कोई इम्कान बाकी ना रहे, और उसका अच्छा कंट्रोल जारी रहे हुर्मुज़ के ऊपर। तो ये और भी उन्होंने बातें की, लेकिन ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाता है। मेरे अपने ख्याल में इस वक्त दुनिया भी तंग आ चुकी है, अपना अमेरिका भी तंग आया हुआ है। जितनी
भड़कास निकल रही है इसराइल की, इससे पहले कभी नहीं हुई। हम तक तो सही खबरें पहुंच नहीं रही ना। हमें तो ये बताया जा रहा है कि इतने जख्मी हो गए। तो भाई जब सैकड़ों लोग जख्मी होते हैं तो उसमें बीसियों मरते भी हैं। ये एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है। ये तो नहीं हो सकता कि पिछले 4 हफ्तों से सिर्फ लोग जख्मी हो रहे हैं। जी। फिर जो उनकी फौज के अंदर जो एक मोराल का आलम है, वो फौज ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनके अंदर से भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो हर तरफ जो जारियत करने वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। ईरान के ऊपर प्रेशर ये तो है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हुआ है, उनकी शहादतें बहुत हो रही हैं, लेकिन उनकी विल टूटी नहीं है, उनका जज्बा टूटा नहीं है। और वो ये मुमकिन नहीं है कि कुछ हासिल किए बगैर मान जाएं इस जंग बंदी पर। तो जो मुझे लगता है फेस सेविंग यही होगी कि इसराइल लबनान में उस रिवर तक पहुंच जाएगा। और अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर दिया जी हमने रजीम चेंज कर दिया, हमने एयरफोर्स तबाह कर दी जो कभी थी ही नहीं, हमने उनकी नेवी डुबो दी, हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह बर्बाद कर दिया। तो फिर ठीक है, उनके पास भी जंग जारी रखने का कोई और वजह नहीं है। तो सिर्फ जो बात मानने वाली है या जिस पे डिस्कशन होगी वो यही होगी कि सीज फायर के साथ साथ ये माना जाए कि जी सैंक्शंस नहीं है, क्योंकि सैंक्शंस को खत्म करने में चाइना और उनके साथी, और अब यूके ने आपको पता 2 दिन पहले 30 मुल्कों का इजलास बुलाया, वो भी डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं। तो दुनिया के अब बहुत बड़ा हिस्सा ईरान की सैंक्शंस खत्म करना चाहेगा। उम्मीद है वो खत्म हो जाएंगी। तो इस जो ये जंग हुई है इसके नतीजे में 2-3 बातें होंगी। नंबर 1, दुनिया वो नहीं रहेगी जो कि पहले थी। असर रसूख जो अमेरिका का है मिडिल ईस्ट में वो कम होगा, और चीन का रूस का बढ़ेगा। पाकिस्तान एक बहुत ही मुनफरिद तरीके से उभरा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपनी इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करे अपने घरेलू मामलात को भी सेटल करने में। बड़ी हजीमत हुई है हिंदुस्तान की, किसी ने उसको घास नहीं डाला। वो आप देखते हैं कि कैसे बिहेव करेंगे। तो मुझे लगता है कि राइटर की जो खबर है उसमें कोई अच्छाई नजर आती है। अल्लाह करेगा कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड या इस्लामाबाद एग्रीमेंट जिसका जिक्र हो रहा है ये अगले 24-48 घंटे में किसी न किसी नहज पे पहुंच जाएगा। अगले 24-48 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मामले पर। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? फेस सेविंग की बात की एम्बेसडर साहब ने, जनरल साहब ने, कि इस वक्त फरीकेन के लिए एक फेस सेविंग मौजूद है, एक मौका पैदा हुआ है। अगर इसको ज़ाया किया जाता है, जिसको दुनिया ज़ाया करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस वक्त, जो सारी दुनिया फेस कर रही है खित्ते समेत, आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों को? देखिए जी, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी तनाज़े में, किसी भी जंग में अल्टीमेटली फेस सेविंग तो फ्रीकैन को चाहिए होती है। और ये जंग भी ज़ाहिर उसी तरीके से, आल्दो ये कदो खाल में जंग तो बहुत मुख्तलिफ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को डिस्कस करे थे, असल मसला ये है उनकी शख्सियत ही ऐसी है। पॉपुलिज्म का प्रॉब्लम ही ये होता है, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता उनको कितनी गालियां बढ़ रही हैं, उनका कितना वोट बैंक कम हो रहा है, कितनी उनके ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि इस तरह के लोग कोई उस तरीके से वोट बैंक से तो नहीं आते, ये वेव्स के ऊपर इनकी पॉपुलैरिटी होती है। तो उनकी शख्सियत ऐसी है। बहरहाल हमने शुरू में डिस्कस किया, जो कोई उन्होंने लैंग्वेज यूज की, एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया, जनरल साहब ने, इंतहाई नामुनासिब भी, एक बहुत नर्म लफ्ज होगा। इस तरह की लैंग्वेज तो आप गली महलों में भी यूज नहीं करते। और किसी कौम को इस तरह की गालियां देना और राइटली उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन चूंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके जो 2-3 साथी हैं किचन कैबिनेट के, जो सारी इनकी टोटल फिलॉसफी नेतन्याहू के साथ मिलके रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, नफरत और ग्रेटर इजराइल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये मुहित है। और इनसे का बसीरत तो इनमें दूर दूर की नहीं है, इनसे आप कभी भी सैनिटी की उम्मीद नहीं रख सकते। अभी जहां तक फेस सेविंग का ताल्लुक है, मैं ये जरूर कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का लीड रोल रहा है। पाकिस्तान अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, अल्लाह करे ये कल्मिनेट भी इसी पे हो। चंद दिन पहले शशि थरूर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, आप सब शशि थरूर को जानते हैं, उसने खुल के इस चीज का एतराफ किया कि आज पाकिस्तान ड्राइविंग सीट में डिप्लोमेटिकली और हिंदुस्तान कहीं नजर नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, और इसके पीछे कोई 1-2 दिन की बात नहीं, मुसलसल एफर्ट्स है। कल से रिपोर्ट्स आ रही थी कि कल भी पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री एंड पोलिटिकल लीडरशिप पूरी रात शायद एंगेज रही है अमेरिकन और ईरानियंस के साथ। फेस सेविंग मौजूद है, फेस सेविंग बिल्कुल मौजूद है, जाते बशर्ते कि उसको यूज करना चाहिए। देखिए, ईरान के लिए सबसे बड़ी फेस सेविंग ये है कि ईरानियन रजीम नहीं चेंज हुआ, ईरानियन कौम ने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, बावजूद इसके कि कितना उनका नुकसान हुआ है। टॉप लीडरशिप उनको एलिमिनेट कर देगी, आइडियोलॉजी अभी भी मजबूत है।
तो ईरानियंस ने तो दुनिया को हैरान कर दिया, उन लोगों को खास तौर पर हैरान किया जो ईरानियन की हिस्ट्री को शायद अंडरमाइन कर रहे थे। हम जैसे लोगों को इतनी हैरानगी नहीं हुई, हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि ईरान एक डिफरेंट नेशन है, वहां पर ये जो 47 ईयर से जो सिस्टम उनका है इंट्रूड कर चुका है, और उनकी की पूरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस सोसाइटी इसी के गिर्द घूमती है। तो ईरानियंस के लिए डेफिनेटली फेस सेविंग, और जैसे वक्ती तौर पे फिलहाल अगर सीज फायर होता है और उसको नेगोशिएशन आगे बढ़ती हैं और सैंक्शन उठने की बात होती है, तो ये भी ईरानियंस के लिए बहुत बड़ी फेस सेविंग है। अमेरिका के लिए भी फेस सेविंग इसमें डेफिनेटली है, ऑल्दो अपने अहदाफ चेंज करते रहते हैं, अनप्रडिक्टेबल है उनके प्रेसिडेंट भी और डिफेंस मिनिस्टर भी, मिनिस्टर ऑफ वॉर भी, लेकिन वो भी चले दुनिया को बताने के लिए कह सकते हैं कि जी उन्होंने भी ईरान की जो है जोरी ताकत कुव्वत जो कि बकौल उनके खतरा थी, हालांकि कभी भी खतरा नहीं थी, उसको उन्होंने काफी हद तक खत्म कर दिया है। ईरान को उन्होंने उनके स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को वीक कर दिया है। आपने हुर्मुज़ खुलती है जो कोई ज़ाहिर खुलनी है, उसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों साइड्स के लिए क्लेम करने के लिए काफी कुछ इसमें है। जो पाकिस्तान के और चाइना के 5 पॉइंट है, इवन जो ईरान के भी 5 पॉइंट थे, उनमें से भी अगर एक पॉइंट जो उसमें बेसिकली जिसमें कॉस्ट ऑफ वॉर की बात की थी हरजाने की, उसको निकाल के बाकी चीजें तो उसमें डुएबल है। तो डुएबल चीजें मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है बिहाइंड दी कर्टन जो इतने दिनों से डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स हो रही हैं, दोनों की रजामंदी से हो रही हैं। ईरान के मतलब लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, कल उनके फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आ गया कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को सराहते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो एंगेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मगरबी मीडिया में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसके ऊपर रिबटल्स उनके आते रहे हैं। तो मेरा अपना भी ख्याल है आज को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रंप किया है उनके मिलिट्री कमांडर्स के साथ, एम्बेसडर साहब की बात में इत्तेफाक करते हो, जनरल साहब भी जो कह रहे थे कि उम्मीद है उसमें कोई ब्रेक थ्रू होगी, अल्टीमेटली ये होना ही होना है। और इंशाल्लाह इस जंग के असरात पूरी दुनिया के लिए बहुत संगीन असरात है। मुआशी तौर पर हर मुल्क, यूरोप स्पेशली एनर्जी क्राइसिस में है, और बहुत सारे ममालिक में है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है, लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है, और गल्फ कंट्रीज भी बहुत सारी प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो मुसलसल एफर्ट्स थी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली ईरान के साथ जंग में शामिल ना हो। पाकिस्तान रेस्ट्रेंट के लिए कहता रहा, हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप टॉप लेवल के ऊपर कतर के अमीर के साथ, कुवैत के अमीर के साथ, सऊदी अरेबिया के वलीयत के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, और उसका फायदा हुआ कि इसराइल का गेम प्लान जो बेस कर रहा था वो ग्रेटर इजराइल का बेस इस पे कर रहा था कि ये इस्लामी ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे। और जब बात आती है हरमैन शरीफैन की, तो दुनिया के जज्बात डिफरेंट होते हैं, और इस अनार्की में वो शायद अपना ग्रेटर इजराइल वाला जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन रिवर फ्रात एंड रिवर नाइल, उसको लेके आगे मजीद चल सकते हैं, वो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है और इन गल्फ कंट्रीज को भी जाता है, ईरान को भी जाता है, बिकॉज पाकिस्तान ईरान को भी टाइम पर रिक्वेस्ट करते रहे, मुसलसल राब्ते में रह के कि आपने इन कंट्रीज में सिविलियन टारगेट्स को एंगेज नहीं करना। तो ऑल सेड एंड डन, नुकसान तो ईरान का बहुत ज्यादा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, बट अल्लाह करे अभी ये सीज फायर की तरफ बात जाए, दुनिया सुख का सांस ले, और ये जंग किसी एक ऊंट किसी करवट बैठे। जंगों से बेहतरी तो कभी नहीं आती, लेकिन शायद जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि इसके बाद दुनिया वो नहीं रहेगी, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, और ये चेंजेस तो आनी थी। शायद इससे लोगों में, बिलखुसूस इस खित्ते के कुछ ममालिक में, शायद उनकी थिंकिंग बदले, अपने पाँव पे खड़े होने की बात हो, लोगों पे अमेरिका पे जो है इन्हसार की हद तक कम हो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें। और हिंदुस्तान की, मैं जनरल लोधी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हिंदुस्तान इस वक्त जितनी एम्बेरसमेंट में है, कल भी मूडी एक जगह तकरीर करते हुए उसने पाकिस्तान के मतलब में नामुनासिब गुफ्तगू की है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है, दे आर नोवेयर। और एक जो आज मीडिया की जीनत माना हुआ एक स्कैंडल, उसके ऊपर मीडिया गुफ्तगू कर रहा है कि जी एस्टीन उसमें फाइल्स में जो बात सामने आई है, किस तरीके से उसने अंबानी के कहने पर इजराइल की तरफ झुका किया, इस पे फिर किसी टाइम गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन इंडिया के लिए भी रिएक्ट कैसे करता है, उनसे भी मोदी के होते किसी बेहतरी की उम्मीद कतई नहीं रखी जा सकती। ये मोदी और ट्रंप और नेतन्याहू एक ही फिलॉसफी के लोग हैं, ये सारे रेडिकलाइज्ड हैं, इनसे एक बेहतरी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, बट ये अपने लिए क्या, अपने कौमों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित होते हैं। तो हमें हर वक्त ऑन गार्ड तो रहना ही रहना है, लेकिन लेट्स होप फिलहाल ये जंग जो है ना किसी खात्मे की तरफ जाए, कोई सीज फायर हो, दुनिया जो है वो सुख का सांस ले और अमन वापस आए। ब्रिगेड साहब, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि
जिस तरह से जिस पैटर्न का भी आपने जिक्र किया, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हसन हबीब साहब, आप क्या कहेंगे? पोस्ट वॉर सिनेरियो पर बात की जनरल साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी इस खत्ते के हवाले से, दुनिया के हवाले से, लेकिन अभी जब तक अभी हम सीज़ फायर तक ये मामला नहीं पहुँचा, उसकी उम्मीदें पैदा हुई हैं कि ये मामला सीज़ फायर तक जाएगा, लेकिन बारहा जब भी ये नुकात पेश किए गए या इससे पहले भी हमने देखा कि पैटर्न हमें नज़र आया कि एन मुज़ाकरात के वक्त कोई बड़ा हमला, कोई ऐसी चीज़। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कोई गारंटी ईरान की जानिब से उसका फिर से कोई जिक्र होगा, और उसके लिए जो 40 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें से कोई आगे आएगा? देखिए, बिल्कुल, एक तो मैं जनरल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, दोनों से एग्री करता हूं कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट वी विल सी अ न्यू मिडल ईस्ट। ये सारे ममालिक जिनको अमेरिका ने एज प्लेटफॉर्म यूज किया था और जवाब में ईरान ने हमले किए, लेकिन मैं अपने किसी बहरीनी दोस्त से बात कर रहा था कल रात को ही, बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग में, तो उसने कहा कि किसी सिविलियन टारगेट पे बहरीन में कुछ नहीं गिरा, कि नहीं, हाँ कोई इंटरसेप्टेड कोई पीस वीस गिर गया तो गिर गया, कि नहीं हम लोग जब सायरन बजता तो घर में चले जाते थे कवर में और कोई खतरा नहीं था। तो ईरान ने कोशिश की कि सिविलियन टारगेट से अवॉइड करें। उसके दो फायदे थे, एक तो पॉपुलेशन उनके खिलाफ नहीं होंगे, और दूसरे उन्होंने अपने जो एमुनेशन है, जो ड्रोन है, मिसाइल्स है, उनको बचा के रखा, क्योंकि दे आई थिंक वर प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। तो एक तो ये है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये जितने भी हमारे अरब दोस्त हैं, हमारे ममालिक हैं, ये एक डिफरेंट रोल उम्मीद करेंगे। अभी तक तो सिर्फ प्लेटफॉर्म थे, नाउ दे विल लाइक टू गो टू यूएस एंड से कि भाई हम आपके पार्टनर हैं। जहाज उड़ता है, मुल्क को पता नहीं ईरान को बॉम्ब कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और उसके जवाब में मिसाइल आ रहा है तो वो गिर रहा है बहरीन की सरजमीन पे। तो ये एक बड़ा सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपके एयरबेस से जहाज उड़ता है, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, पीछे रिपरकशन होता है तो आपका नाम आता है। तो अरब ममालिक जो हैं वो अब मेरे ख्याल में अमेरिका को इतनी फ्रीडम नहीं देंगे, और हो सकता है कुछ मुल्क आउटराइट अमेरिका को मना कर। पहली चीज तो ये थी। सेकेंडली, आपने सीज फायर के बाद की बात की, यकीनन ईरान को किसी न किसी फॉर्मेट में गारंटीज चाहिए कि ये 6 महीने बाद दोबारा नहीं शुरू हो जाएगा। अभी वो बेचारे रोड बनाना शुरू करेंगे, बिल्डिंग्स बनाना शुरू करेंगे, क्लिनिक, स्कूल बनाना शुरू करेंगे, बदला फिर बमबारी शुरू। बिल्कुल, और तो बयान भी सामने आया है कि आर्जी जंगबंदी की सूरत में ओबना हॉर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। हाँ हाँ, देखिए ईरान ने, अच्छा देखिए, सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आई है ईरानी रेजिस्टेंस में वो ये है कि दे हैड एंश्योर्ड कि अमेरिका कोई एडवेंचर ना करे हॉर्मुज़ पे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको उन्होंने गारंटी किया कि वो उनके कंट्रोल में रहे। ईरान का जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो एक तो हॉर्मुज़ बंद करना है ताकि पूरी दुनिया को तकलीफ हो, नहीं तो गाजा में दनादन इजराइल बमबारी करता रहा, वर्ल्ड सोती रही, इवन नेबर्स ने कुछ नहीं किया। तो अगर ईरान के केस में भी अगर ये अपना हॉर्मुज़ क्लोज नहीं होती तो आप यकीन माने बमबारी होती रहती, ईरानियों के साथ कुछ भी होता रहता, दुनिया नहीं जागती। लेकिन ईरानियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करके, और देखिए वो हमेशा से तैयार थे। हॉर्मुज़ क्लोज करना ईरान के लिए इसलिए आसान है कि ईरान की साइड की जो टेरेन है, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हैं वॉर के, जनरल नईम साहब भी और ब्रिगेडियर बाबर भी, या इनसे आप डिटेल में पूछ सकती हैं कि इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि अमेरिकियों ने अगर कोई एडवेंचर किया होता तो उनसे, अभी वो देखिए अस्फहान तक गए थे, मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये जो हेलीकॉप्टर्स लेके गए थे ये तो टोटल 250-300 किलोमीटर रेंज के थे, वहां फिर इनमें पेट्रोल भरा जाना, कोई बैटल वेपन नहीं कर रहे, कोई स्ट्रैटेजी में अमेरिका की यकीनन कोई डिस्कनेक्ट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ईरान को क्रेडिबल गारंटीज चाहिए। क्रेडिबल गारंटीज कौन देगा? दो ही बड़ी पावर्स हैं जिनकी क्रेडिबल गारंटीज जो है वो ईरान को काबिल कबूल होंगी, चाइना एंड रशिया। अब अनफॉर्चुनेटली रशिया में शायद उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस गारंटी को कभी अप्लाई करे। फर्ज कीजिए 2 महीने के बाद फिर एक हमला होता है तो दायरा गारंटर के पास जाएगा, आदमी कहेगा भाई हमारे लिए करो, तो क्या रशिया जाएगा बॉम्ब करने के लिए इजराइल को या अमेरिका को?
या चाइना में ये विल है? चाइना में तो विल नहीं है। चाइना तो अभी तक इस उसमें ख्वाब में है कि वो अपना नेवल पावर बढ़ाए, अपनी रीच बढ़ाए, और चाइना के पास अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल भी नहीं है जो वेरिफिकेशन और जो वायलेशंस को रिकॉर्ड करे। तो हम लोगों के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट वो है सीन कि गारंटर कोई तैयार नहीं, यूरोपियन गारंटर्स जो हैं वो आएंगे नहीं और ईरान उनको मानेगा भी नहीं। तो वी आर इन फॉर अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट द मोमेंट कि जो पीस का गारंटर कौन होगा। क्या 2 मुल्क होंगे, 4 मुल्क होंगे, 6 मुल्क होंगे, कोई कंसोर्शियम होगा? क्योंकि देखिए ना, जो भी गारंटर होगा वो फिर ईरान में और इसराइल में अपने ऑब्जर्वर्स बिठाएगा। क्या इसराइल उनको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, इसराइल का जनरल साहब ने भी बहुत क्लियरली कहा है और ब्रिगेडियर साहब ने कि उनका एक ड्रीम है, ग्रेटर इसराइल। अब वो लटानी रिवर तक कब्जा करना चाहते हैं ताकि एक बड़ा बफर बन जाए। भाई बफर क्या बनाओगे? एक लॉन्ग रेंज रॉकेट या मिसाइल के होते हुए बफर की क्या अहमियत है? ये सब बेवकूफ़ी के कामों में इसराइल फंसा हुआ है बिला वजह। ग्रेटर इसराइल जो है वो यूफ्रेटिस से लेके नाइल के दरमियान वो बनाना चाहते हैं। ये कोई पुराने जमाने का, कोई जैसे कहते हैं ना, जो ख्वाब था लोगों का, पता नहीं किस बेवकूफ ने देखा था। अब उसको आप मौजूदा जमाने में 21st सेंचुरी में अप्लाई करना चाहते हैं इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कनेक्टेड वर्ल्ड। तो ये देखते हैं। और ईरान की सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे नजर आई, जो मैं शायद नहीं इतना रेट करता था, वो इन्होंने इस वॉर को मीडिया फ्रंट पे बहुत अच्छा लड़ा है। बियॉन्ड गन्स एंड मिसाइल एंड ड्रोन्स, ईरान ने जो मीडिया में, सोशल मीडिया में खास तौर पे जो वॉर लड़ी है वो रिमार्केबल है, और उसने दुनिया में लोगों के ओपिनियंस तब्दील कर दिए हैं। तो ईरान प्रैक्टिकली अब हमारे लिए एक मॉडल बन रहा है मॉडर्न वॉरफेयर में, जिसमें डिफेंडर अपनी मर्जी की टेक्नोलॉजी लेके आता है, वो तैयार है टू गिव एज मच ब्लड एज पॉसिबल, और वो उसको फिर पब्लिसाइज कर रहा है। आप स्कूल को हिट करें, सारी दुनिया अमेरिका और इसराइल पे लानत भेज रही है। मीनाब स्कूल जो गर्ल्स का था, 167 डेथ्स की वजह से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। देखिए, लास्ट पॉइंट मेरा, अगर कल को प्रो अमेरिका रजीम कंटिन्यू करती है तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, अपनी आवाम के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर ॿीहर मां के प्रोग्राम में भलीकार गुफ्तगू असांजी जारी ही। ब्रेक खां हसन हबीब साहब जो इहो चवण हो त स्ट्रेटेजिकली असां ॾिसूं त जेकॾहिं ऐं मॉडर्न वॉरफेयर में हाणे जॾहिं बि ज़िक्र थींदो ईरान खे हिकिड़े मॉडल तो ॾिठो वेंदो ऐं अमेरिका जी स्ट्रेटजीज़ में वाज़े हिकिड़ो डिस्कनेक्ट नज़र आयो। जनरल साहब, क्या कहेंगे आप इस पॉइंट पर? और सारी दुनिया ने देखा, दो के दावाएँ बहुत मौजूद हैं, लेकिन देखा गया कि किस तरीके से स्ट्रेटजी में और दूसरे लूप होल्स हमें नज़र आए। आपने हुर्मुज़ के बारे में भी अगर आप ये देखें कि उन्होंने डिवाइड किया है पूरी दुनिया को, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक नहीं किया, यहाँ तक कि फ्रांस के जहाज भी वहां से गुजरे हैं। तो ये भी उनकी एक हिकमत अमली है जो आपको माननी पड़ेगी कि बजाय इसके कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है, अगर ये बिल्कुल टोटल ब्लॉक कर देते तो इन्होंने खोले रखा, उसको रेगुलेट किया, उसको कंट्रोल किया। ये उनकी एक और आप समझें कि खूबी है जो माननी पड़ेगी। अब ये कि दो बातें हो रही थी, आपने भी सुना होगा, एक ये कि क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, और दूसरा ये कि क्या कोई मुल्क जो है इसमें न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा थोड़ा बात कर लूँ कि देखें, वर्ल्ड वॉर के लिए दो बड़े ग्रोहों की जरूरत होती है। तो अभी चूंकि अमेरिका आइसोलेटेड है, यूरोप उनके साथ है नहीं, तो सिर्फ अमेरिका और इसराइल वर्ल्ड वॉर इसको नहीं बना सकते। इधर से ईरान भी अकेला है, अगर आप देखें तो कोई बाकी ठीक है, बहुत सारे मुल्क उनके इखलाकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल मदद कर रहा है तो वो रूस और चाइना कर रहे होंगे, लेकिन वो भी छुप के कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर के होने के जो बेसिक लवाजमात हैं वो मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब पहले हिरोशिमा और नागासाकी में ये एटॉमिक बम इस्तेमाल हुए थे तो उस वक्त लोगों को इनकी पता नहीं था कि ये कितनी तबाही ला सकते हैं, कितने लोगों को ये मार सकते हैं। और अब तो जो छोटे से छोटे एटम बम भी हैं वो उससे 20 गुना ज्यादा ताकतवर हैं जो कि पहले इस्तेमाल किए गए थे। और जो चाइना के प्रोफेसर गाओ की तरफ से, गो के ठीक है वो उनके सरकारी स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन उनका अगर आप बयान सुने तो उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल ये कर भी ले इसका इस्तेमाल तो ईरान तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत टुकड़ा उसका बच जाएगा, लेकिन बाद में कभी भी जब, क्योंकि ऐसे मुल्क को तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी,
शायद ईरान के पास भी कोई ऐसा मौका आ जाए तो इसराइल तो बहुत छोटी सी है, उसने ये किया कि एटम बम अगर इस्तेमाल करेगा इसराइल तो फिर ये उसका हशर होगा। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। अगर ये जंग जारी भी रही तो एक बहुत ही इंटेंस लोकल वॉर में तब्दील हो सकती है। हो सकता है कुछ अरब मुल्क इसमें ज्वाइन कर लें या ज्यादा इंटेंस एक दूसरे की तबाही शुरू हो जाए, लेकिन ये रहेगी एक रीजनल वॉर, ये मेरा अंदाजा है। बाकी ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे दोनों भाई भी इस पर एग्री कर रहे हैं कि सबने नुकसान उठा लिया है, जंग करने वालों ने भी और जंग देखने वालों ने भी। जो जंग में मुलव्वस नहीं है उनका भी बहुत नुकसान हुआ मेरा ख्याल से, सिवाय रूस के जो कि थोड़ा खुश होगा कि यूक्रेन से भी तवज्जो हट गई और पेट्रोल का भी उसने फायदा उठा लिया। कुछ अमेरिका में भी पेट्रोल का फायदा हुआ होगा, ठीक है उनके लोगों के लिए महंगा हुआ है, लेकिन जो पेट्रोल पैदा करने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी। बाकी तो सबको नुकसान हुआ है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हालात जिसको कहते हैं राइप हैं, पक्के हुए हैं एग्जैक्टली कि जो एक सीज फायर का और फिर उसका मौका भी मौजूद है, उसका बहाना भी मौजूद है। तो देखें बहुत ही पागलपन होगा अगर इस मौके से कोई फायदा नहीं उठाएगा। देखते हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल जनरल साहब, लेकिन अब तक तो यही कहा गया कि किसी किस्म की रैशनल अप्रोच का हमने देखा नहीं इस्तेमाल अमरीकी सदर या उनके अलायंस की जानिब से। वीर साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या देखते हैं? जैसा कि कहा गया कि अब जो एक बार बार हम सुन रहे थे, जिक्र हो रहा था कि मामला क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है, उस पर जनरल साहब ने अपनी राय दी कि अब उसको हम रूल आउट कर सकते हैं उस सिनेरियो को। लेकिन उसके साथ साथ इस पर भी बड़ी बात हुई और ख़ासकर इस लड़ाई का आगाज़ भी बाज़ाहिर जो देखने में आया वो उसी पर हुआ कि किसी तरीके से जोहरी हथियारों से उसकी कोशिश को नाकाम किया जाए। लेकिन अब आप समझते हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो को आपने जिक्र किया, तो एक सिनेरियो क्या ये भी नज़र आएगा आने वाले वक्त में कि अब जिसके लिए लड़ाई शुरू हो कि जोहरी हथियार ना बने, अब वो हमें ज़्यादा नज़र आ सकते हैं या उसकी तरफ ममालिक जा सकते हैं, सोचना शुरू कर सकते हैं? एक सोच तो हो सकती है जी कि आपके दफा की सबसे बड़ी जमानत तो आपकी जौहरी ताकत ही है। इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो में आप अंदाजा लगाए, मोदी जैसे लोग, इस जहनीत के लोग जो इक़्तिदार में, अगर पाकिस्तान जौहरी कुव्वत ना होता तो हम तो सोच भी नहीं सकते इस वक्त क्या होता। तो ये एक सोच तो जा सकती है। गुफ्तगू के दौरान हमने ईरान की, मैं सिर्फ एक बात जरूर करूंगा, ईरानियन को अप्रिशिएट इसलिए डेफिनेटली करूंगा, मेरा ख्याल हम सब कर रहे हैं कि ईरान ने जो अपने स्ट्रेंथ थी उनको ईरान ने बड़ा इफेक्टिवली यूज किया है। मतलब आर्बना हुर्मुज़ को उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली, और हम सब सुनते आ रहे हैं कि जो ही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगा वही गल्फ को करेगा, बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, यूज किया। और अगर उसको यूज ना करते, एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ईरान की तरफ किसी की तवज्जो ना जाती। फिर उन्होंने ईरानियंस ने अपने मिसाइल स्टॉक पाइल को बड़ा अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। आज देखे 50 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो इंटरमिटेंटली यूज कर रहे हैं। अगर ये उनके पास ना होते या खत्म हो चुके होते तो आप देखें कि ईरान के हाथ तो बिल्कुल बंद जाते इन एब्सेंस ऑफ एयर फोर्स एंड नेवी। तो ये भी उन्होंने बड़ा। पर थर्डली जो उनकी ग्राउंड फोर्स है जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड है, बावजूद इसके कि उनका कमांड स्ट्रक्चर अमेरिकन इजरायली ने डिसमेंटल कर दिया, उसके बावजूद उन्होंने कमांड्स को डिसेंट्रलाइज करके इन एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर कमांड चैनल, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस है या मिलिट्री है, ईरानियंस आज भी उतने रेलिवेंट। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो फौजी हैं, कि किस तरीके से आप जंगें लड़ते हैं आप बावजूद इसके कि दुनिया की इतनी बड़ी माइट से आपका मुकाबला है। तो ये तो हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं, अदरवाइज तो ये ना होता। बाकी हमने ये बात की सीज फायर चलेगा ये नहीं चलेगा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो है जब उनको किसी चीज की इस तरह परवाह नहीं होती तो उनके होते हैं ये प्रॉब्लम तो रहती है। जनरल साहब ने और एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि गारंटियर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह के गारंटियर्स आगे आते हैं। बट जब नीयत अगर ठीक है, जो बातचीत करने वाले या कराने वाले लोग हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए ऑप्टिमिज्म के अंदर रहते हुए। जोहरी हथियारों का मामला आज भी है, कल भी होगा, और इस तरह की जंगों के बाद उसकी रखने की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि अल्टीमेटली आपका ट्रम्प कार्ड तो वही होता है जो आपको जमानत फराहम करता है, चाहे आप जितने बड़े छोटे मुल्क साहब का ताल्लुक, आपकी फौज छोटी है। जनरल साहब बिल्कुल ठीक है, ईरान तो बर्दाश्त कर जाएगा, क्या इसराइल बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये तो बिल्कुल, ये जंग जब खत्म होगी उसके बाद जो दुनिया कंक्लूजन ड्रॉ करेगी, जाहिर है इसके बाद अभी तबसरे होंगे, मज़ामीन लिखी जाएंगे, बुक्स लिखी जाएंगी इस जंग के ऊपर भी, और उसमें ये चीजें सामने आएंगी। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं सब रेलेवेंट बातें हैं और ये हकीकत पर मबनी है। और जो लोग
बारीक बीनी सी चीजों को देखते हैं, वो इन्हीं चीजों को देखते हैं। अदरवाइज जंगें शुरू करने में तो किसी बसीरत की या किसी आपके विजडम की जरूरत नहीं होती। जंग तो विजडम का नाम ही नहीं है, तो जंग तो लोग शुरू कर लेते हैं। जंगों को खत्म करना और जंगों से अपनी मर्जी के नताइज निकालना, ये फिर इस तरह के लोगों की बस की बात नहीं होती। उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट आपको चाहिए होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली एक अनकॉल्ड फॉर वॉर थी, और इसमें टोटली इसराइल के कहने पे ये शुरू हुई है। और इसराइल क्योंकि इसमें सबसे बड़ा स्पॉइलर के तौर पे आज भी मौजूद है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग बंदी हो। इसलिए वो आप देख रहे हैं किस तरह की हर दूसरे दिन, आपको याद हो लास्ट ईयर जब ईरान और इसराइल की जंग थी, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले बंद करने का ऐलान भी कर दिया, तो कम से कम 24 से 36 घंटे तक इसराइलीज उस वक्त भी अटैक करते रहे थे। तो उस तरफ हमें नजर रखनी होगी दुनिया को भी। बाकी लेट्स होप कि आज रात को अच्छी खबर आए और ये कोशिशें कामयाब हों और ये जंग जो है ना अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे, जंग बंदी हो। लेट्स होप कि कोई अच्छी खबर आएगी ज़रूर। बाबर साहब ने बहुत अच्छी बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात। हसन नबी साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि विद रिवॉर्ड्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पाकिस्तान की इस वक्त कामयाब डिप्लोमेसी की बात हो, पाकिस्तान की पीस एफर्ट्स की बात हो, उस पर बड़ी बातें भी हो रही हैं, किरदार को बड़ा सराहा भी जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की जोग्राफिक पोजीशन हो या उसके साथ साथ इस वक्त ख़त्े में जो पोजीशन या किरदार नज़र आ रहा है, और साथ हम देख रहे हैं कि इजराइल जैसे ममालिक के जो ख़तरनाक अज़ाइम जिनका इजहार बारहा होता रहा है, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के रोल को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? इनके असरात, इस सारे इलाकाई तकरार के असरात कहें, उसके हम अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस देखें, वो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो आई एग्री विद बाबर के इस वक्त पोजीशन बड़ी अच्छी है इस लिहाज से कि इजराइल के स्पॉइलिंग के बावजूद भी हम लोग पीस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली एक रोल प्ले किया है जिसमें हम बैलेंसर या फैसिलिटेटर के तौर पे सामने आए हैं। हमने अपनी पोजीशन बहुत स्मार्टली प्ले की है बिटवीन ईरान एंड आवर गल्फ नेबर्स। देखिए, ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, और दोनों हमारे जो एक्सपर्ट हैं स्ट्रेटेजिक, वो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि 65-71 में ईरान ने हमारा बहुत साथ दिया था। स्पेशली उनके नेवल असेट्स जो थे वो हमारे बहुत काम आए थे। तो हम ऐसे नेबर को लूज नहीं कर सकते। फिर उनके हमारे साथ और भी बहुत सारी रिलेशनशिप है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। तो हम ईरान को भी नाराज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक बड़े तादाद में हमारे वर्कर्स मौजूद हैं दुबई में और सऊदी अरब में। क्लोज टू आई थिंक 5.5 मिलियन हमारे वर्कर्स हैं, और हमारी रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मिडल ईस्ट में गल्फ से आता है। तो हम उनको भी नाराज नहीं कर सकते। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो वो अपने फिक्स डिपॉजिट्स भी हमारे बैंक्स में रख देते थे। तो ये सब देखते हुए हमारे लिए बड़ा मुश्किल दौर है कि जब हमने इसको अपने रोल को बैलेंस किया और एक बहुत पॉजिटिव वे में अपनी रेलेवेंस साबित की। देखिए, इंडिया परेशान इसलिए है, आपको याद होगा जयशंकर ने भी बहुत गैर मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसका बैकलैश खुद उन्हें फील हो रहा हो। जैसे इन्होंने कहा था, जो बाबर साहब ने कहा था कि शशीश थरूर ने कहा कि भाई पाकिस्तान ड्राइविंग सीट में है। तो ये हमारे लिए इससे बड़ा एजाज हो नहीं सकता कि हमारा दुश्मन हमारी इंपॉर्टेंस को मान रहा है। ये वही लोग थे जो 6 महीने पहले चीख के कह रहे थे भाई पाकिस्तान कौन है, क्या है। अब इंडिया इररेलेवेंट हो गया। किसी एक ने भी इंडिया से नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं आ रहे, ज्वाइंट पीस प्रोसेस करें। तो ये देखते हुए अच्छा इसका हमें फायदा क्या होगा। अब हम लेट्स कम टू आवर योर सेकंड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, जैसे ही पीस होगा तो हम उसके डिविडेंड्स हमें आने लगेंगे। हमारी एक तो इम्पोर्टेंस हो जाएगी। हम जो अभी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं बहुत सारे मुल्कों के साथ, मिडल ईस्ट में जिनको हम ट्रेनिंग और इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं या मैन पावर सप्लाई करते हैं, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, जो भी हो, तो हमारा रोल और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे इस रिकंस्ट्रक्शन के फेज में, नॉट ओनली एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर बल्कि एज टेक्निकल प्रोवाइडर। अब इस मौके पे मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें इन हाउस मौका है
अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करें, लोगों की अपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज अभी से देखें। क्योंकि देखिए, अगर हम टोटल लो टेक एक्सपोर्ट्स में लगे रहे, ना तो हमें पैसे आने, ना हमारी कोई अहमियत होगी। अगर हम आईटी में और इसमें उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे लाएंगे तो हमारा बड़ा ब्राइट फ्यूचर है इस वक्त पे। ईरान से जैसे ही सैंक्शन हटेंगे, आप यकीन मानिए इतनी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी पाकिस्तान के लिए टू सप्लाई सो मच मटेरियल एंड आइटम्स टू ईरान कि आप हैरान तो होंगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से सामान जाता है, वो रेडार पे इसलिए नहीं आता कि वो इनफॉर्मल चैनल से जा रहा है, लेकिन हमारे लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज आएंगी मिडल ईस्ट में, जिसमें चाहे वो फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जी। चाहे टेक्निकल सपोर्ट के लिए हो, तो वी शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होंगे। हसन साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी प्रोग्राम के आखिर में। क्विक कमेंट लूंगी। जनरल साहब, आपसे आपने जिक्र किया इन हाउस जो इस वक्त हमारी रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस या हम जो प्रेज देख रहे हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ल्ड, तो इसको आपने ट्रांसलेट करने की बात की कि अपनी मुश्किलात को, अपने चैलेंजेस को हमें अब आगे लाना होगा, और ये एक बड़ा अच्छा मौका है। इस पर मैं आपकी राय ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमने पिछले गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम लेवी और उसके बाद जो एक अवाम का बड़ा शदीद रद्दमल आया, तो उस वक्त भी बारहा बात हुई कि पाकिस्तान को इस कामयाब डिप्लोमेसी या इन पीस एफर्ट्स का उस वक्त ही फ़ायदा होगा जब वो अपने अवाम तक भी उनको ट्रांसलेट कर सकें और वो ट्रिकल डाउन एक इफ़ेक्ट हमें नज़र आए। ये देखिए, अगर तो ईरान पर पाबंदियां खत्म होती हैं तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमारा नेबर है, वो जैसे जिक्र किया है एक्सीलेंसी ने। उसके बाद ये है कि कराची और ग्वादर जो है ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है अभी दुबई और इन मुल्कों को तो थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा ऊपर उस लेवल पर आने में, तो इससे पाकिस्तान ये फायदा उठा सकता है कि इस इंटरम पीरियड में अपनी चीजें ऐसी स्टैब्लिश कर ले। उसके लिए साथ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, अट्रैक्शन होगी, सब कुछ होगी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अपॉर्चुनिटी और भी है, वो ये है कि देखें, जब आप दूसरे मुल्कों में अमन लाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको अफगानिस्तान के साथ भी अमन की बात करनी पड़ेगी, और उसके निशानियां भी मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि आप उनको तो कहें कि ये आपस में ना लड़ें और खुद जो है अपनी लड़ाई जारी रखें, वजूहात जो भी हों। एक और जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अब हम भारत के साथ बराबरी के मुकाम से बातचीत कर सकते हैं और अपने मसाइल उनसे कह सकते हैं, भाई ये पानी रोकने की बात, ये लड़ाई बढ़ाई की बात, ये इनडायरेक्टली खून बहाने की बात बंद करो। सारी दुनिया अभी पूरा खिता अगर अमन की तरफ बढ़ रहा है तो डोंट बी द ऑड मैन आउट। तो मेरा ख्याल ये है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर एंड आवर कोस्ट लाइन, आवर ट्रेड विद ईरान, आवर पीस विद अफगानिस्तान एंड आवर इक्वल स्टेचर टू टॉक टू इंडिया, these are the opportunities and I think we can do it very well. फाइनल कमेंट ब्रिगेडियर बाबर साहब। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब ईरान होगी तो हमारा जो कुछ कंसर्न्स रहे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो ईरान पे इन कनेक्शन विद जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान को आउटराइटली सपोर्ट किया, दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क जिसने डे 1 से लेके अभी तक ईरान की सपोर्ट की है, हमायत की है, हर फोरम पे की है, तो ईरान यकीनन पाकिस्तान के साथ मंद है। तो उस साइड से भी काफी सारे कंसर्न हमारे हो जाएंगे। ईरान को इंडिया की हैसियत का पता चल गया, जिस तरीके से इंडिया ने ईरान को बैक स्टैप किया है, बावजूद इसके ईरानियंस के बड़े उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे, तो वो भी बहुत बड़ा सेटबैक इंडियंस के लिए। की पॉलिसी डेफिनेटली अभी उस तरफ वो नहीं होगी, ये भी अपॉर्चुनिटी है। और ईरान ने जब रीबिल्ड करना है तो बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स ईरान के साथ बिल्डिंग मटेरियल है और बेतहाशा चीजें हैं जिनकी मार्केट, इतनी भी मार्केट आपको मिले, ईरान को तो सस्ता पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने डिप्लोमेसी में बड़े कामयाबी से इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है, इन चीजों को भी इस्तेमाल करेंगे और ये भी हकीकत होगी इंशाल्लाह जब अल्लाह करे जंग बदी जब होती है, मुआहदा होता है, और जैसे लोग कह रहे हैं इस्लामाबादी अकॉर्ड, तो तारीख में हमेशा के लिए पाकिस्तान का नाम इस तरह लिखा जाएगा कि जब भी किसी जंग का इख्तिताम होता है तो जिस जगह मुआहदा होता है उस मुआहदे को उस जगह का नाम दिया जाता है। और अगर इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड पर रहती दुनिया तक रहेगा तो पाकिस्तान का नाम डेफिनेटली जलीय रूप में लिखा जाएगा। बट इन अपॉर्चुनिटीज को हमने कैश ऑन करने का, अच्छी बात यह है, अच्छी खबरें आ रही है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रूमची में इस वक्त डायलॉग हो रहे हैं, उसमें भी जो लोअर लेवल के चाइना की बीच में सालिसी के, वहां से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अगर वो भी हो जाए, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, एम्बेसडर साहब ने कहा, फिर तो बिल्कुल
मैं ये कहूँगा कि और आपको क्या चाहिए। तो इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक और भी होगा कि उनकी मेजर प्रॉक्सी जिस पर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो प्रॉक्सी उनकी विश लिस्ट अगर पाकिस्तान के साथ पीस में आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से यूज करने में लीडरशिप ने जिस तरीके से अभी बहुत यूनानिमिटी के साथ काम किया है पाकिस्तान की, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर भी इन अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे मुल्क के बेहतर मफाद में। और अल्टीमेटली जैसे हम सब जानते भी, हमने बात भी की है कि जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक पहुंचेंगे तो फिर इसके बहुत मुस्बत असरात इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर बाबर साहब, हसन हबीब साहब, जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां आगाह कजो ऐं जीअं एक्सपर्ट्स भी उम्मीद ज़ाहिर कई आहे त अॼु 10 वॻे जेका अमरीकी सदर ट्रंप जी जेका प्रेसर थियणी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि खे, ईरान ऐं अमरीका खे जंगबंदी जे फ्रेमवर्क जे हवाले सां जेके तजवीज़ूं उहो प्लान भी ॾिनो आहे, जंहिंजी तस्दीक भी थी आहे, उन ते गौर भी थी चुको आहे कि सुठी ख़बर जे कंहिं ब्रेक थ्रू जी हिन जंगबंदीअ जे हवाले सां नाज़रीन के सुठी ख़बर जी उम्मीद ज़ाहिर कई पई वञे। ऐं हाणे ॾिसूं त उन हवाले सां जेके ॿियूं उन सां रिलेटेड शयूं आहिनि, गारंटीज़ आहिनि या जेके ॿिया मामला आहिनि, नुक़्ता आहिनि, उहे हाणे वधीक ज़ाहिर थींदा। उन हवाले सां तव्हांखे अपडेट कंदासीं। ऐं ॿियो कि प्रोग्राम में थियल गुफ्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे असां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।